बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले पंजाब में 3 रोज़ा कल्चर डे के हवाले से तकरीबात। कल बाकायदा तौर पर सीएम साहिबा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। फनकारों के हमेशा से गिले शिकवे रहे हैं और अभी रिसेंट भी हमने देखा बहुत सारे फनकारों की जानिब से शिकवे शिकायतें। बट कल वाला मंजर देख के सीएम साहिबा के साथ हमने देखा नामवर फनकार बैठे थे और बातचीत भी होती रही। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। राव इरशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राव साहब, कल आपने कल्चरल डे की तकरीर देखी, सीएम साहिबा फनकारों के साथ मौजूद थी। ये वो फनकार हैं जो हमेशा गिले शिकवे करते हैं, वो उनके राइट्स नहीं दिए जाते, क्या कहेंगे? देखिए, सकाफत को उजागर करने में हम देखते हैं कि बहुत सारी, अगर आप बलोच सकाफत को देखें, सिंधी सकाफत को देखें, तो आपको पश्तून सकाफत को देखें, वो कश्मीरी, इवन गिलगित बल्तिस्तान का एक अनोखा कल्चर है। तो पंजाब के हवाले से ये एलिमेंट जो है वो सकाफती दिहाड़ को मनाया तो जाता रहा है। पगड़ियाँ पहन के सरकारी अफसरान जो अपनी ट्विटर पे या अपने सोशल मीडिया पेजेस पे वो इस तरह से वो लगा के तो एक इजहार करते हैं कि हम बड़े दस्तार वाली पग, और जाहिर है पग पंजाबी की शान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको भी रिवैम्प किया गया है। अगर आप ऐसी तकरीबात बहुत जरूरी है, रंगारंग इवेंट्स के साथ आपको बच्चों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। सबसे बढ़कर चीफ मिनिस्टर पंजाब का तवातर से उस इवेंट में मौजूद रहना, ये एक पॉजिटिव मैसेज है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि फनकारों को अपने वुज़रा भी बैठ सकते थे आसपास। जो मेल वुज़रा है वो पगड़ियाँ पहन के वो सामने बैठे थे। इवन देन के जो होस्ट थी इस इवेंट की, अज़मा बुखारी साहिबा, वो भी सामने बैठी थी अपने हस्बैंड के साथ। तो चीफ मिनिस्टर के आमतौर पे ये होता है कि चीफ मिनिस्टर के साथ गवर्नमेंट के लोग होते हैं या सीएस साहब को नजर आते हैं, या तो फनकारों को साथ बिठाना ये एक बड़ा ही पॉजिटिव, और इससे चीफ मिनिस्टर पंजाब का अपना, जो पंजाब का इमेज तो वही है, उनका अपना एक इमेज बिल्डिंग के हवाले से भी ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। और ऑब्वियसली फिर नाम ले लेकर सभी फनकारों को उन्होंने मुखातब करती रही हैं, फिर महसूस होती रही हैं। फिर इवन देन के जब वो ढोलची खवातीन थी तो उनसे भी मुकालमा हुआ। फिर नसीबो लाल के हवाले से आपने तज़किरा कर दिया, वो उसका फिर आरिफ लोहार का, रेशम साथ बैठी हुई, और ये राशिद महमूद साहब स्क्रीन पर मौजूद थे। अच्छा, ये वो लोग थे जो हमेशा हमने देखा है कि सारी ज़िंदगी अपनी सर्व करते हैं एंटरटेन करने के लिए, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस के साथ हम इनको नहीं देख पाते। तो ये एक बड़ा अच्छा, इसको कंटिन्यू भी रहना चाहिए। जिस तरह से सूबाई वज़ीरे इत्तलात व सकाफत अज़मा बुखारी ने जिस तरह से प्रोग्राम तरतीब दिया, और ये 3 रोज़ा फंक्शन बुनियादी तौर पर है जो कि जिसका कल आगाज़ हुआ, और बड़ी तादाद में लोगों की उसमें शिरकत थी। ना सिर्फ पंजाब के रंग बिखरते हुए देखे, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऐलान भी किया कि जो इश्यूज़ हैं फनकारों के हवाले से, वो ख्वाह वो स्पोर्ट फंड का हो या कोई भी इशू हो, तो उसको ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। आपको याद होगा कि अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि फ़नकार जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहे होते हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी नामवर अदाकारों की स्टोरीज़ हैं, वो कसम पुरसी की हालत में, तो उससे बचाने के लिए एक स्पोर्ट फंड कायम किया गया, जिसमें मज़ीद अब पैसा भी इंजेक्ट होगा, जिससे फ़नकारों के आखिरी जो ज़िंदगी के, जब बेचारे बेयारों मददगार होते हैं, जब उनको असल ज़रूरत होती है खुद एंटरटेन होने की, तो वो बेचारे बिस्तरे मरग पर जिस हालत में हम देखते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। आप गिनवाना शुरू करें तो शायद प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, लेकिन उनके लिए इस तरह का ऐलान करना, चीफ मिनिस्टर पंजाब का, सूबाई वज़ीरे इत्तलात व सकाफत अज़मा जाहिद बुखारी का, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। उस तबके को याद रखा गया जिनको देखकर ये चीफ मिनिस्टर पंजाब भी या सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत, ये भी जवान, इवन दैन हम भी इनको देख के, और ये इन्होंने तवातर से एंटरटेन किया है, और इनके लिए ऐलानात होना, इनके लिए प्रोग्राम तरतीब देना, इनकी वेलफेयर के लिए काम करना, यकीनन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, वज़ीर आला पंजाब की और सूबाई वज़ीर इत्तलात की ये एक अच्छी काविश है, और इसको मज़ीद बढ़ना चाहिए, इनको मजीद बढ़ते रहना चाहिए, और पंजाब के रंगों को इसी तरह से ये ओपन इन्विटेशन है सभी लोगों के लिए। अभी देखिए कल का जो प्रोग्राम था, हाँ, इसमें तो एक कार्ड का जारी किया गया, और जाहिर है वो महदूद अलमरा में
पूरा शहर तो नहीं उमड़ सकता, लेकिन अब ये आगे जो प्रोग्राम्स होंगे वो ओपन इन्विटेशंस हैं, मेले ठेलों का समा है, मुख्तलिफ वहाँ पर आपको नहीं जी, मैं तो स्टॉल्स नजर आएंगे। लाजमी ये भी कहूंगी, स्कूल कॉलेजेस पंजाब की इकोनॉमी को चलाने वाली सौगातें आपको इस मेले में नजर आएंगी। और फिर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ये हर डिवीजन और हर डिस्ट्रिक्ट में लाजमी होने चाहिए। इसको पंजाब के दिहाड़ को मनाना चाहिए, इसको ऑन करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे रोशनास कराना है अपने कल्चर से, तो ये चीजें टाइम टू टाइम होनी बहुत जरूरी है। इरफान मलिक साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब के रंग आपको नजर आ रहे थे वहाँ पे, आपको वहाँ पे फनकार नजर आ रहे थे, आपको वहाँ पे स्टॉल्स नजर आ रहे थे, आपको बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी थी जो आप आम तौर पे नजर नहीं आती आपको, लेकिन वो वहाँ पे आपको नजर आ रही थी। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने बात की कि फ़नकार वहाँ पे साथ बैठे हुए थे, फ़नकार को या आम ऐसे लोग जो होते हैं इनको और कुछ नहीं चाहिए होता, इनको रिस्पेक्ट चाहिए, इनको रिस्पेक्ट चाहिए, इनको रिस्पेक्ट चाहिए, इनको दाद दें और उसके बाद फिर इनकी परफॉर्मेंस देखें। ये आपके मुल्क का नाम कहाँ कहाँ पे रोशन करते हैं। आप इन्हीं फ़नकारों में जो साथ बैठे हुए थे कल, उनकी मेजॉरिटी आप देखेंगे कि वो तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पंजाब का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत से फनकार ऐसे थे जो पंजाबी मूवीज़ के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी पॉपुलर मूवी थी उसके अंदर उन्होंने काम किया और पंजाब का नाम रोशन किया। तो ये लोगों को, इन फनकारों को मैं समझता हूँ इनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इनको दाद की ज़रूरत होती है, इनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है जिसके ये मुस्तहिक भी हैं, और इनको देना, इज़्ज़त देना, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी रवायत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से शुरू की गई कि उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। वो लोग जो रिस्पेक्ट के काबिल हैं, ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं, जो मुल्क के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इसके लिए एक बड़ी, इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। एक और चीज़ बड़ी हुई कि आमतौर पर चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम्स हमने 10-12 साल से कवर कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम में आए तो तकरीर करके उसके बाद वापसी हो जाती है। डेफिनेटली ये मतलब ये पॉजिटिव चीज थी कि उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा, मैंने हैरान स्टॉल्स का विजिट किया। सोशल मीडिया पे देखी, सीएम साहिबा तकरीर के लिए ऊपर जाती हैं, नसीबो लाल उनके पीछे जाती हैं और गुफ्तगू आपस में वो कुछ करती हैं, सीएम साहिबा वापस आ जाती हैं और नसीबो लाल होस्ट आगे कहते जी पहले नसीबो लाल साहिबा परफॉर्म करें। टाइम के अंदर, शेड्यूल के अंदर जो चीजें एडजस्ट थी उसके अंदर नसीबो लाल शायद वो मिस थी, लेकिन उनकी जानिब से मेरे ख्याल में वो रिक्वेस्ट की गई होगी कि मेरी परफॉर्मेंस बड़ी जो है वो मेरी भी करवाएं, तो उसके ऊपर उनका दिल रखा गया और उनको जो उसका हक था उनका वो दिया गया। और देखे, एक वही जो हम बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट की, कि आपने वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उनको रिस्पेक्ट दी, बड़ी अच्छी चीज थी। नसीबो लाल पाकिस्तान का एक बड़ा, रेशम उनके साथ बैठी हैं, आरिफ लोहार साथ बैठे हैं, ये वो तमाम लोग हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान का चेहरा है, पाकिस्तान का फेस है, पहचान है पाकिस्तान की। इन लोगों को अगर आप कह दें कि जी वज़ीर आला पंजाब आ गए, आप लोग पीछे पीछे हट जाएं, आप पीछे वाली सीटों पे चले जाएं, तो ये चीजें जो हैं वो फनकार के लिए, फनकार देखे, फनकार मोहब्बत का भूखा होता है, फनकार को दाद चाहिए, फनकार को इज्जत चाहिए, फनकार उसके बाद फनकार पकड़ा नहीं जाता। और ये यहाँ पे जितना भी फनकार था, मैं समझता हूँ इनके साथ पहले जो फनकारियां होती थी अब शायद उसके अंदर कभी वी होप कि ये सिर्फ यहाँ तक महदूद ना हो, ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। आज की लीड स्टोरी ताजिर बिरादरी, हम इस पर प्रोग्राम भी कर चुके हैं जी। वॉल्ट सिटी 2400 अमलाक में इस्तेमाल होंगी, सर्कुलर रोड का नया नक्शा तैयार किया जाएगा। 12 दरवाजों से बाहर सरकारी जमीन पर वाक़े 2200 और 200 घर शामिल हैं, 2200 दुकानें और 200 घर शामिल हैं। बाग को दोबारा असल हालत में लाकर महफूज बनाया जाना है। इब्तदाई तौर पर शालम मार्केट के फ्रंट पे सरकारी जमीन से दुकानें मिस्मार होंगी। शहर का हुलिया बिगाड़ने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। इसकी हिकमत अमली तैयार हो चुकी है। इरफान साहब जी, मैं समझता हूँ कि ये शायद जुबानी जमा खर्ची होगा, क्योंकि आप देखें कि इसी शालम मार्केट मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हुकूमत के लिए कभी मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये बात देखें, ये चीज़ एक नोट रखें कि पंजाब गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके लिए रेट अपनी मनवाना कोई मसला नहीं होता। इसके बाद होता क्या है कि आपके पास सियासी प्रेशर आता है, आपके पास ऐसे लोगों के प्रेशर्स आने शुरू होते हैं जो आपका वोट बैंक होते हैं, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
और अंदरून शहर का तो वोट बैंक है पाकिस्तान मुस्लिम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी और उसके अंदर भी एक ग्रैंड ऑपरेशन शाह आलम मार्केट के अंदर शुरू करने के लिए प्लानिंग की गई। ऑपरेशन कुछ दुकानों पे हुआ भी और उसके बाद क्या हुआ कि वही जो बरामदे थे दुकानों के आगे, क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वहाँ पे बरामदा सिस्टम है कि एक दुकान है उसके आगे एक बरामदा है, उस बरामदे के अंदर दुकानें बनी हुई हैं और आप बिलीव करेंगे कि एक बरामदे के अंदर ये जितनी जगह के ऊपर आप और मैं बैठे हुए हैं इतने डिस्टेंस की जो दुकान है, यानी कि ये 7 फुट की 7 बाय 10 फीट की जो दुकान है, ये 2.5 करोड़ रुपए की दुकान ऐसे ही है। वहाँ पे मैं तो बिक रही है। बेसमेंट देख के जो परेशान हो गई। अब बेसमेंट तो चले, बेसमेंट तो किसी जगह के ऊपर होंगे ना, ये बरामदे की दुकान की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो गुजरगाह है, जो है इलीगल, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों के ऊपर मैं मान जाऊं कि उन्होंने देखे कि 2.5 करोड़ रुपए की दुकान, फारिग तो होंगे, फारिग तो होंगे, लेकिन बेचने वाले अल्लाह को प्यारा हो चुके। लेकिन ये चीजें देखें कि ये किस तरह जो है कानून की रिट के ऊपर जो है वो ये लोग असरअंदाज होते हैं कि बरामदों के अंदर दुकानें बना। अब इस डाटा के मुताबिक 12 दरवाजों के बाद सरकारी ज़मीन के ऊपर, ये किसी की प्राइवेट जगह नहीं है, सरकारी ज़मीन के ऊपर 2200 दुकानें, 2200 दुकानें एक आम फिगर नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है। बहुत बड़ी। जैसे मैंने आपको कहा कि 2.5 करोड़ रुपए की एक दुकान है, आप 2200 को आप 2 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ दुकान पे 3-3, 4-4 मुलाजिम भी रखे, मुलाजिम भी रखे। अच्छा, फिर इसके साथ 200 घर शामिल है। अगर हम वॉल सिटी की बात करें, जैसे आपने कहा कि वॉल सिटी को टारगेट दे दिया गया, क्योंकि मियां नवाज शरीफ आजकल खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, पैटर्न चीफ हैं इसके, खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आप वॉल सिटी के ऊपर आपने कई अरसे से ये खबरें सुन रहे होंगे कि जब भी बारिशें आती हैं, मौसम ख़राब होता है, तो आपको पता चलता है कि अंदरून शहर में 440, मुझे तो फिगर भी याद हो गया, 440 ऐसी इमलाक हैं, 414 चलें जी, 414 ऐसी इमलाक हैं जिनको जो मस्मार होने वाली हैं, खतरनाक करार दिया गया है, इनको मस्मार किया जाएगा, यहाँ से लोगों को निकालकर, अखबार से आ रहा है, इनको निकालकर वहाँ पे उसको वॉल सिटी अथॉरिटी उन कच्चे मकानों को पक्का करेगी, उनकी रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद फिर उन लोगों को वापस बुला कर दिया जाएगा। ये कई सालों से आप सुन रहे हैं, इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो वॉल सिटी है, ये एरिया, ये इसका अगर आप इलाकई हदूद अरबा देखें तो इसके अंदर बहुत से ऐसे धड़े हैं जिसके साथ मुस्लिम लीग नून की डायरेक्ट जो है वाबस्तगी है। फिर इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जब भी कोई हुकूमत होती है, उसके अंदर जितने भी बड़े लोग होते हैं, उसमें चाहे वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उन जो साकिब निसार है, उनका ताल्लुक भी ये अंदरून शहर से था। इस तरह आपके पास साद रफीक हो गए, ये सियासी लोग तो हैं, मैं कह रहा हूँ बड़े लोग जो हैं, उन तमाम लोगों का ताल्लुक जो है ये इस अंदरून शहर से। फिर इनके सियासी रसूख की वजह से, ताजरों के प्रेशर की वजह से, अपने वोट बैंक को देखते हुए, ये तमाम जो चीजें होती हैं ये आपको हवा में नजर आती है। ये बयान बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए इससे होगा क्या अगर ये हो जाता है। ताजिर बिरादरी तो इससे बहुत परेशान। देखिए ताजिर बिरादरी क्यों परेशान है? ताजिर बिरादरी कहती है कि मेरी ये दुकान है जिसका मैं किराया दे रहा हूँ, मैं 10 लाख या 15 लाख रुपया मैं किराया दे रहा हूँ, इसके सामने मैंने 6 अड्डे लगवाए हैं, उन 6 अड्डों से मुझे 5 लाख रुपया जो है महीने का किराया आ रहा है। उन अड्डों को आप उठवा रहे हैं, आप ये तो बड़ी सख्त ज्यादती कर रहे हैं। मैंने सरकार की जगह के ऊपर अड्डे लगाए हैं, मैंने सरकार की जगह के ऊपर तजावजात कर ली है, अब ये उठा रहे हैं, ये तो बड़ी ज्यादती। लेकिन अगर ताजिर इसी बात को लॉन्ग टर्म में देखे कि आपके बाजार, आपने फैसलाबाद का बाजार देखा जहाँ पे घंटाघर के बाहर जो जाना नहीं हुआ, आपने फुटेज देखी होगी, घंटाघर का जो बाजार था, जो उसकी तमाम सड़कें थी, वहाँ पे खूबसूरत किस्म की टफ टाइलिंग की गई, उस तमाम इलाके से तजावजात को खत्म किया गया, साइन बोर्ड एक तरह के किए गए, और वो बाजार अब लगता है कि वाकई वो बाजार है। और वहाँ पे का बाजार से हाँ, अच्छा अब हो क्या रहा है, वहाँ पे कारोबार करने वाले जो लोग हैं, आप उनसे कभी जाके देखें, उनसे जाके कभी मिलके देखें, उनसे बात करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि उनके कारोबार जब तजावजात थी वहाँ पे, उसके बाद अब जो कारोबार है उनके डबल हो चुके हैं। क्या वजह है कि वहाँ पे लोगों की दस्तरस आसान हो गई। हम इसी शाह आलम मार्केट की अगर बात कर ले, शाह आलम मार्केट, रंगमहल बाजार, सूबा बाजार, ये जो कपड़े की मार्केट है, ये सारे अगर आप देख लें तो इसमें आपको लगेगा कि तकरीबन ऑन एवरेज जो है वो 30 से 40 हज़ार रुपए का डेली का बिजनेस हो रहा है। यही बिजनेस आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे, या आपने कभी विजिट नहीं किया होगा, अगर रंगमहल को बाजार को चीज़ लेने के लिए आप आसानी तरीके से कहें कि मैं जाके वहाँ से कुछ ले आऊँ, सबको पता है कि वहाँ से चीज़ भी सस्ती मिल जाएगी, अच्छी भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे जाना बहुत महाल है।
जब ये चीजें गाड़ी अगर पे आप रोड चले जाएं, सवाल ही नहीं अगर ये पैदा होता। रोड खुले हो जाए, वहां पे पार्किंग का निजाम बेहतर हो जाए, तो आप समझते नहीं कि तमाम लोग वहां का रुख करेंगे। ये बड़े बड़े ब्रांड जो जाके आपकी जो जेबें खाली कर रहे हैं, उसकी बजाय वो लोग वहां का सफर करेंगे, वहां का रुख करेंगे। जितने पैसों पे आप और इन किसी चीज़ें ब्रांड आपको- पे जाके खर्च करते हैं, अगर आप रंगमहल में जाएं तो उतने पैसों में आप बेहतरीन, या आजम मार्केट में चले जाएं तो बेहतरीन कपड़ों का स्टॉक, बल्कि पूरे साल के कपड़े आप ले आएं। तो गुजारिश ये है कि अब चूंकि वॉल सिटी के हवाले से एक अलग से अथॉरिटी है जो पंजाब वॉल से सिटी, बिल्कुल वॉल सिटी पंजाब जो अथॉरिटी है वो पंजाब heritage- तक इसका इसका नाम दायरा कार दायराकार को वो सब, चूंकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं या काफी हेरिटेज विरसा है जो आपका उसको बचा रहे हैं। महफूज बनाने के लिए। अच्छा, अब इसको बाय द वे लाहौर का बचा लिया कि? इसका मैं यही बात करने लगा उसी था कि तरफ ये बनाई इसीलिए गई थी, अब इसने कई अपने सालों से बनी हुई है। इसने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया जिस तरह से इसको करना चाहिए था। ये उस स्पीड 2008 से नहीं कर पाया, ये कह ये सकते हैं आप। 2008 में गालिबन 2008-9 में ये वॉल सिटी अथॉरिटी जो तो बनाई गई थी, और जनाब किबला कामरान नशारी साहब मुस्तकिल तौर पर इसको हेड भी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की ग्रांट्स भी हैं मुख्तलिफ हेरिटेज साइट्स को की उसको रिहेबिलिटेशन के हवाले से। तो अपने अहदाफ पर गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर अथॉरिटी बनने के बाद जो इंक्रोचमेंट हुई है उसकी किसी पर जिम्मेदारी भी तो आयद होनी है। वॉल सिटी पे ही होती है। अगर बट मुझे सरकारी राउत साहब ये अमलाक- 2400 अमलाक का बता दें अब सरकारी कौन अमलाक पर पुरसाने अगर हाल है? कब्जे हुए हैं तो आखिरी 10 से 15 सालों में इसमें से कोई 50% तो हुए ही होंगे ना। उसका तो पहले आपको हिसाब लेना पड़ेगा कि ये कराए क्यों गए। अब आप जा रहे हैं इस तरफ, अब ये इनको कहा 2004 जा रहा है ताजिरों को ये कि approximate नशारी figure साहब है। से मुलाकात हुई है, इनको कहा गया है अच्छा। कि जी आपको प्रॉपर ऑल्टरनेट दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ताजिरों का इस्तेमाल नहीं होगा, प्रॉपर जगह दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग पैसे दिए जाएंगे। Agreed, इस बात पे हम इस सरकारी जगह के ऊपर अब देखें ना, यही चीजें सरकारी- यहाँ पे घुटने टेक दिए सरकार ने कि 2018 सरकारी का जगह ऑपरेशन आपको याद है? कि सरकारी जगह है 2200 ये खबर के 2400 मुताबिक सरकारी जमीन के ऊपर 2200 दुकानें हैं, 200 घर हैं, ये 2400 इमलाक सरकारी जगह के ऊपर। जब सरकारी जगह के ऊपर सारी चीजें हैं तो फिर आप ताजरों को फिर उन पे लॉलीपॉप दे compromise- रहे हैं, अगर या आप आपको कह रहे हैं compromise कि आपको करते हैं, accommodate तो करेंगे, इसका आपको मतलब पैसे है देंगे, किस फिर चीज़ ये के? अखबारी तराशों तो के फिर अलावा एहतजाज करें ना, क्योंकि देखिए साल खबरें- साल से तो फिर बैठे। गवर्नमेंट जो एहतजाज के सामने बेबस हो नहीं जाएगी। इरफान साहब देखें, अगर तो उनको आप alternate इस भी पर तो कोई देना इस नहीं, पर फिर आपने वो चले चलाए सिंपथी business बंद हो जाएंगे। सिंपथी के चक्कर में पड़ते हैं तो फिर तो ये अखबारी तराशों से आगे बढ़ नहीं रहे आप। अखबारी तराशी ही होंगे ना। इस तरह की खबरें हम पहले भी बहुत सारी आ चुकी हैं कि अब आपने वो कहते हैं कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर तो आपका प्लान है तो इसको मरहलावार आप कर सकते हैं। आपने सर्कुलर रोड को सिलेक्ट किया है। सर्कुलर रोड इसका पूरे शहर के इर्द गिर्द वाला वही सर्कुलर रोड है जो शहर के पूरे गिर्द है। और वो अगर आपने उस रोड को देखना हो तो संडे को यकीनन आपने देखा होगा। संडे के रोज अगर आप देखें उसको तो आपको लगेगा कि तो हम सड़कें तो बनाने की शायद बिल्कुल जरूरत ही ऐसे ही नहीं है। है। तो मसला ये हुआ कि हमने किया क्या कि हमने वहां पर जिस तरह से उसकी एक हद है ना, लिमिट आप वो भी क्रॉस कर गए। कमर्शियल एक्टिविटीज की जिस तरह से तरवीज की है उस तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज की तरवीज के साथ साथ पार्किंग की तरवीज हमने नहीं की। पार्किंग प्लाजाज कितने हैं? सर वो तो पूरे शहर का मसला है। आपने पार्किंग की बात की, जहां पार्किंग है वहां ओवर चार्जिंग और किस तरह जेबें लूटी जा रही हैं लोगों की। मसला ये है कि ये जो ऑपरेशन है ये इसको अगर तो आप पायलट प्रोजेक्ट के तहत मरहलावार करते हैं तो मुमकिन है इसकी कामयाबी आपको हासिल चलें हो। जी, अब देखिए इस लेकिन पे अगर प्लान क्या बनाया वही गया है। उसी डगर पे रहते हैं तोड़ के और उसके बाद उठाने वाला कोई नया नहीं, नक्शा तो बाद तैयार में फिर- हो गया है। अब नक्शा जब मंजर अच्छा, यहाँ पर आता है इसके तो साथ देखिए। साथ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आखिर इनके पास रजिस्ट्रियां भी हैं लोगों के पास, जी, बिल्कुल सरकारी है। जमीन की रजिस्ट्रियां भी हैं। वही तो आप सरकार की जिसने वो जगह कह रहे रजिस्ट्रियां हैं तो करवा के रजिस्ट्री वाले दी, क्या करेंगे? जिसने वो रजिस्ट्रियां करवा के दी करके दी उनको भी सामने आना चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हुए हैं। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम आते हैं जी अगली खबर की तरफ। वेलकम बैक। लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से एक्शन लिया गया। ओवरचार्जिंग पर 9 कारिंदे गिरफ्तार। हाईकोर्ट के बाहर भी मनपसंद रेट। ओवरचार्जिंग और गैर कानूनी पार्किंग की रोकथाम के लिए एनसीएल और ली पार्क की मुश्तरका टीमें तैनात कर दी गई हैं फाइनली। बट ये कितनी देर काम कर लेंगी राव साहब? देखिए अगर आप ओवरचार्जिंग की बात करते हैं पूरे तो शहर में हो रही है। हाईकोर्ट को छोड़ें, आप मेन बुलीवार्ड के सारे मैं कहती प्लाजों हूँ पे पूरे चले शहर जाएं, में हो रही है। सारे प्लाजों में चले जाएं, आपको लग पता जाएगा
100 रुपया वो लेते हैं पर आवर, उसके बाद गाड़ी नहीं बाहर आने देते। ऐसे ही है। तो उनको कौन रोकेगा? रिट ऑफ द गवर्नमेंट है ही नहीं। आप मार्केट में चले जाएं, अस्पतालों में चले और जाएं, आप जहां मर्जी चले जाएं। ऐसा है, रिसेंटली मैं एक किसी पार्किंग की वीडियो भी देख रहा था। पहले वो किसी ने वीडियो बनाई पैसे देकर, उसके बाद जब उससे पूछा तो वो मान नहीं रहा था, फिर उसको वीडियो दिखाई गई। तो इस तरह के हालात हैं। अब लाहौर पार्किंग कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉल सिटी का हमने जैसे ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया, क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव पे पूरा उतरी? नहीं। लाहौर पार्किंग कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, पार्किंग के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना है। और ये पैसा लोगों की जेबों से निकाल कर आप भारी भरकम रेंटेड बिल्डिंग में दफातर बनाकर बैठे हुए हैं। LWMC भी, मुख्तलिफ कंपनीज के जो दफ्तर है, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं, वो उनके दफातर उनकी करोड़ों रुपए में, हालांकि इनके लिए मुश्किल करोड़ों रुपए, यानी आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, सिर्फ एक कंपनी जिसका काम सफाई का है, शहर की सफाई करना है, उसके 84 करोड़ रुपया रेंट की मद में वो अदा कर चुकी है, और 50 करोड़ में नई बिल्डिंग बन जाती है। आप अंदाजा लगाएं इरफान साहब के भारी भरकम किराए। और यही है मामला हमारे यहाँ। लाहौर पार्किंग कंपनी जब से आई है, ये बारहा ये बात हो चुकी है कि रेवेन्यू जनरेशन नहीं चाहिए। ये रेवेन्यू की खबरें लगवाई जाती हैं कि रिकॉर्ड रेवेन्यू कमाया। ऐसे ही है भाई, आपने क्या करना है रेवेन्यू कमा के? आपको साइट्स जो थी MCL की वो आपके हवाले कर दी, आपने उनको स्ट्रीमलाइन करना था, पार्किंग के निजाम को बेहतर करना था। आपने जदीद जो मैकेनिकल पार्किंग स्टैंड्स लगाए 3 जगहों पे, क्या वो ऑपरेशनल हैं? जो सर्विसेज हॉस्पिटल में लगाया, DC ऑफिस में या मियो हॉस्पिटल में, क्या वो ऑपरेशनल है? लोग उसको लाहौर हाई कोर्ट वाला एतमाद ही नहीं लोगों को। ये इचरा मार्केट के करीब लगाया गया, बिल्कुल है। उसका क्या बना? बंद पड़े हैं सारे, करोड़ों की वो मशीनरी है। अब गुजारिश ये है कि लाहौर पार्किंग कंपनी में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इसका इस कदर बोसीदा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा। नहीं, ये 9 कारिंदे जो गिरफ्तार हुए हैं, और पूरे शहर में 90 भी 900 भी कहें तो मैं तो 200 भरे पड़े हैं। 200 के करीब साइट्स हैं, और 200 से ज्यादा इलीगल साइट्स हैं। इलीगल साइट्स से भी ज्यादा हैं। इलीगल साइट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की? उनको आपने पकड़ना था, उनको आपने पाबंद करना था। देखिए, अगर किसी प्लाजा के बाहर पार्किंग है तो वो वहां पर आने वाले जो कस्टमर्स हैं, वो गाड़ी पार्क करना उनका राइट है। आपने वहां पर टोकन लगा दिया है। प्लाजे वाले अंदर कुछ प्रेमिसेस प्लाजों के पास है, उससे बाहर लाहौर पार्किंग कंपनी के पास है। यानी अगर आपने प्लाजे की प्रेमिसेस में गाड़ी पार्क कर ली है तो 100 रुपया 150 रुपया आपको देने पड़ेंगे। और अगर आपने दूसरी जगह पर जो लाहौर पार्किंग के पास एरिया है उसके पास, फिर भी आपको अब गुजारिश ये है कि जो जहाँ पे आप गए, अगर किसी मॉल में गए हैं, तो मैं डॉल्फिन मॉल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे गए कोई पार्किंग चार्जेस नहीं है, और यहाँ पे आप किसी भी पार्किंग। अब सवाल ये पैदा होता है इरफान साहब, ये जो इतनी आसानी से आप भी वैसे पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, वो पर्चियां बस लें और जहां मर्जी आपकी बदमाशी है, जहाँ पे आप बदमाशी करना चाहें, आप गाड़ी खड़ी है उस पे जाके टोकन लगाएं, लगा दें और उसे कहें कि भाई तू ये भत्ता दे के जाना, और वो मजबूर है, वो बेचारा वो फैमिलीज के साथ खवातीन बच्चे बैठे हैं, तो उसको किस तरह उसके साथ जो है वो बदमाशी की जाती है कि भाई आप ये पैसे देंगे, आप पैसे दे के जाएंगे। और ये मामूल बन चुका है। शहर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं रह गया, कोई ऐसा पॉइंट नहीं रह गया जहाँ पे इस किस्म की बदमाशी, इस किस्म की ओवर चार्जिंग, इस किस्म के गैर कानूनी पार्किंग प्लाजाज जो सेंटर है वो ना हो। मैं कह रहा हूँ कोई भी शहर का इलाका ले लें आप, वहाँ पे आपको नजर आएगा। और इस खबर के मुताबिक CEO ली पार्क नवीद इस्लाम विर्क साहब की जानिब से जो कहा गया है कि ओवर चार्जिंग और गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड्स हैं, इनकी रोकथाम के लिए MCL और ली पार्क की मुश्तरका टीमें तश्कील। अब अगर MCL ने इसके साथ काम करना है तो फिर इसको हमने पहले क्यों अलग किया? इसको सारी जगह क्यों दी? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की वो जगह इसको दी गई कि भाई तू काम करिए अपना। अब वही काम जो है CEO साहब कह रहे हैं कि हाँ नहीं, हम उन्हीं के साथ मिलकर करेंगे। यानी कि आपने करोड़ों रुपए लगा दिए एक कंपनी बनाने पे, करोड़ों रुपए आपने लगा दिए, फिर आपके बाद आपने उसके लिए एक ह्यूज किस्म का स्टाफ रखा, जो कि स्टाफ कम और बदमाश ज्यादा है। क्योंकि आप गाड़ी वहां पे खड़ी करते हैं तो फौरी तौर पे वो 100 रुपया गाड़ी कार का तो लेना उनके लिए मामूल की बात है, मगर वो कहते 100 रुपया दे दो। अगर आप वहां पे बहस करना शुरू करें 100 में, अच्छा चलो 50 दे दो, चलो 80 दे दो, वो बार्गेनिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो आप उसमें जो है वो आपसे भत्ता मेरे हिसाब से लिया जाए, भत्ता ही कहेंगे। और आप देखें कि लाहौर के अंदर 40 लाख गाड़ी है, 20 लाख गाड़ी भी अगर पार्क करे या 10 लाख गाड़ी भी आप पार्क करें
तो इसकी अमाउंट चेक करें कि कहाँ आप में कितनी पहुंची? कहाँ बिल्कुल बनती आप सही कह है। रहे और हैं। इन लोगों के ठाड़ जो हैं ये इसी बत्ते की जो वजह से चल रहे हैं, इनकी- इसी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की वजह से चल रहे हैं। अगर सरकार ने जो प्लान किया था, हमारा मसला ही ये है कि हम लोग प्लान करके एक बड़ी अच्छी चीज लाते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे लोग जो उसके इस बाद फिर हमारी सिस्टम जेबें- को भारी धीमी की भरकम तरह करवाएं, चाहते हैं। जेबों में पैसे हफीज जाना सेंटर हाँ। चले जाएं, वहां पे अपनी बदमाशी है उनकी, अब उससे गुलबर्ग वो किसी लिखा जगह जाता भी। पेस में चले जाएं, ये पेस पूरे जल चुका शहर है में लेकिन आप पार्किंग मॉल चल रही है रोड उसकी। पे, मॉल रोड का जिक्र कर रही हैं, आप जहां कहीं चले जाएं, लिबर्टी चले जाएं, डीएचए चले जाएं, हर जगह पर यही चीजें की जा रही हैं। और पता नहीं ये जो ओवर चार्जिंग पर एक्शन हुआ है, ये अगर दोबारा आप फॉलो अप इसका रूटीन में करते रहे तो फिर मेरे ख्याल से आप हर रोज ही पता नहीं अच्छा, इसको खत्म कर देना वैसे बेहतर है। इससे कहीं बेहतर पार्किंग का निजाम था जब ये कंपनी नहीं बनी थी, और तमाम साइट्स मुझे लगता है जो मर्जी भी कर लें, ये लोग और इतने- इसकी वजह अन्ना से यूसुफ, जो एक और ट्रैफिक चीज, की इरफान हरकत साहब, इसकी yes, वजह yes। से है। ये सराइयाँ सबसे बहुत बड़ी ज्यादा हैं। इंक्रोचमेंट जो शहर में है वो ये बेहंगम पार्किंग की वजह से बिल्कुल है, ऐसे और ही है। लाहौर पार्किंग कंपनी इसकी जिम्मेदार बिल्कुल है। ऐसे लाहौर ही की ट्रैफिक को, लाहौर के हुसन को, लाहौर की मार्केटों की जो रवानी है ट्रैफिक की, उसको तबाह करने में लाहौर पार्किंग तो कंपनी इनसे का जवाब किरदार है। दें ना कि ये अच्छा, क्या जब कर रहे MCL हैं। के पास ही तब ऐसा नहीं था। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल अली रजाबाद में एक्शन, नहम का पेपर हल करने वाला अबू बकर हाशमी रंगे हाथों पकड़ा गया। किसने इतला दी होगी? देखिए, ये सम टाइम तो ऐसा होता है कि प्री प्लान भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हो सकता है इत्तेफाक से कुछ, चूँकि सरगर्म तो है। एक्चुअली वाला छापा वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, मैं समझता था कि शायद ये जब ये इनको बनाया गया तो ये चॉइस शायद अच्छी ना हो, लेकिन उन्होंने एक्सेल किया है, बड़ी तेज़ी से एक्सेल किया है। तनी आपको और- कैसे लग रहा है? और नहीं, मैं इस्लाहात उसने- पूछूंगी कोई तालीमी उसने निजाम में, अपने कोई उसने स्कूलों अपने में। बच्चे की इनरोलमेंट सरकारी स्कूल ठीक है। में कराई है। उसने अपनी सरकारी गाड़ी में जो वादा किया था बच्चियों को, अपने गांव की बच्चियों को, उसने सरकारी गाड़ी पे, जो झंडे वाली गाड़ी थी, उस पे स्कूल भेजा है। तो हर रोज? अच्छा, हर रोज ऑब्वियसली। मैंने कहा अच्छा, शायद इसमें गुजारिश ये है कि इस पे काम बेसिकली बहुत सारा होने वाला है। इसका ये मतलब कतन नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। एजुकेशन और हेल्थ, ये दो ऐसे शोबे हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और आज से नहीं है, ये कपल ऑफ डेकेड से कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड हुए तो प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो किया। प्राइवेट सेक्टर ने अब क्या वजह है, बट ये कॉम्प्रोमाइज क्या वजह है कि 20 कनाल के को स्कूल मजाक में, बना रहे हैं। 20 कनाल के स्कूल में, अगर 20 कनाल का स्कूल है सरकारी, तो वहां पर 150 बच्चे हैं, और 10 मरले का स्कूल है प्राइवेट, लग रहा है उसके यहाँ पे राणा सिकंदर साहब बैठे नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्योंकि बात उन्होंने नहीं कर- ये बात जो है मैं- प्रोग्राम मैं के ये- अंदर की, ये उन्होंने मैं ये बात की कि जी 4 मरले का स्कूल अच्छा, है तो वहाँ पे देखिए। 200 बंदा है, हमारा अच्छा, नहीं 20 नहीं, कनाल इसको का है ऐसे या नहीं, ऐसे अच्छा, है या अच्छा, नहीं, आराम से बात सुन, ऐसे आराम है से या बात नहीं? सुन, आराम से मैं तो बात ये सुन। मिसाल दे रहा हूं, आराम से बात सुन। ऐसे है या नहीं हम है? ये बात कर रहे हैं कि स्कूलों के अंदर ये अगर आपका निजाम है कि एक बंदा बाहर गाड़ी पे बैठा पेपर हल कर रहा है, आपके पूरे आपका के पूरे हमले पे क्वेश्चन मार्क का है। पूरा अमला बिल्कुल वो है। किसके अंडर है? वो महकमा तालीम के अंडर है। उसके वजीर कौन है? राणा साहब है। राणा साहब वहां पे गए तो इनको नजर आया कि वहां पे ये हो रहा है। ये एक सेंटर में है, बाकियों में पता नहीं क्या हो रहा है। बाकियों पे नहीं, कैमरे वहां लगे हैं पे वैसे हर देखिए, जगह पे। कैमरे लगे हैं, कैमरों के साहब, बावजूद हो कैमरे रहा में था। लगे। तो देख कौन रहा था? एक राणा के साहब। बाद एक राणा केस सिकंदर आ रहे ने हैं, आगे अजीब देखा। कैमरे मजाक कर। राणा सिकंदर ने आगे देखा तो फिर उनको पता लगा। यही हम बात कर रहे हैं कि आपने सिस्टम को बेहतर बनाना। इस तरह की चीजें जो करने से, अब आप बहुत अच्छी बात है कि आपने एक जो सेंटर के ऊपर विजिट किया, आप उम्मीद करते हैं कि पंजाब के तमाम जो 5-6 हज़ार सेंटर हैं वहाँ पे डेली आप विजिट करेंगे, उम्मीद करेंगे फिर ही मामला बेहतर होंगे। ना कि आप ऐसा एक सिस्टम बनाएं कि जिन लोगों ने ये किया, जिनको आज आपने पकड़ लिया, चले इनको आप वो इबरत का निशान बनाएं बिल्कुल। कि दूसरी बार कोई ये हिम्मत ना करे कि मैंने होना अपने तो ये सेंटर चाहिए। में सर, किसी को पेपर चोरी उनके करवाना लिए है, यही किसी काफी का है कि नकल वो नॉट करवाना है। एलिजिबल होंगे फॉर द लाइफ टाइम। और राव साहब वो तो वो स्टूडेंट है ना, वो अमले की और बात कर कराने रहा हूं, वाले। जो करवाने वाले Obviously, हैं। ये- उनको नौकरी से क्या निकाला जा रहा है? नहीं मैं निकाला जा कहता रहा हूं, राव इस पे तो साहब। कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए ना। यही हम बात कर रहे हैं ये- कि तो मैं क्या कह रहा हम हूं? ये कह रहे हैं मैं कि इसको- आप मैं इसका आप जवाब कह रहे दे हैं रहा ना कि बहुत बेहतर हो रही हैं तो चीजें। मैं कह रहा हूं- मैं आपको वो कह रहा हूं कि विजिट करना, मैं कह रहा हूं- एमपीए का काम विजिट करना नहीं है, एमपीए का काम कानून साजी करवाना है, MPA एमपी का काम कानून बनवाना है, सिस्टम बेहतर करवाना है। अगर वो सिस्टम बेहतर करवाएगा, वजीर उसको- का काम है हर जगह पे जाना। उसको विजिट करने की जरूरत भाई, नहीं। वजीर का वजीर काम का है। काम कानून साजी करना है।
कानून साजी करवाना भी उसका खुदा काम का है। नाम ले, ये इन लोगों खुदा का नाम ले, अगर फील्ड में नहीं जाएगा, फील्ड में नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा गाड़ी में अभी जैम पिछले हुआ? महीने भी इस कैसे तरह की बात है? खबरें मुझे बताए ना, वाह एक मिनट, क्या बात है, पकड़े कि कैसे उसको जाएंगे? पता नहीं है कि आप सिस्टम कैसे चल कमाल रहा है। बात करते हैं। मेरा कमाल सवाल बात ये है, करते हैं। चले जिसका क्या काम है छोड़ दे। अभी पिछले महीने भी एक के बाद एक इस तरह की खबरें आई, हमने यहाँ बैठ कर डिस्कस की, क्या फायदा हुआ उसका, क्योंकि आपने किसी को देखिए, मिसाल ही नहीं बनाया। अब ये सोशल कोई मीडिया डर की खौफ भी तस्वीरें नहीं है। बनी ना, देखिए, वही ना, देखिए ये फायदा हुआ बिल्कुल। अब कि आपने सोशल मीडिया पे वीडियो बनवाई, राव साहब ने बहुत अच्छा काम किया जी, उन्होंने अपनी गाड़ी में स्कूल में, आप जाके देखिए उनकी गाड़ी में स्कूल में बच्चे डेली जा रहे हैं। नहीं, जो क्या उन्होंने बात कर प्रॉमिस रहे किया हैं? उन्होंने वो पूरा उन्होंने किया। तस्वीरें दी, उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने इस वो गाड़ी में तस्वीरें दी, जाएगा, जो उन्होंने भेजा, तस्वीरें दी, आपने चला दी और आपने कहा वेल्डन। स्कूल कोई नया भाई, बना है, राव प्रैक्टिकली साहब? भेजा है। स्कूल के लिए राव आप साहब, गाड़ी कोई कौन नया सी दी स्कूल गई? मैं बना ये है, कह रहा हूँ, इरफान साहब, स्कूलों एक के लिए मिनट। गाड़ियां कौन सी दी? नया आप स्कूल देखो, बना है बसें कोई? कौन सी आप दी? देखिए, कोई नया स्कूल बना? आप देखें, आप देखें स्कूलों वो में एक- क्या वो एक इंतजाम अलग गाड़ियां से- उनको दी गई पानी हैं, पीने का बसें दी मौजूद गई, है? उनके मैं- टेस्ट पूरे किए अब गए, मैं मिसिंग टीचर पूरे फैसिलिटीज की तरफ आता क्या आप सिर्फ मैं- टीचर पूरे कर मुझे लें? बात करने देंगे आप तो सिर्फ फिर है ना, टीचर पूरे बात कर सबसे करें, ज्यादा मैंने तर्जुमान। पॉइंट आउट आप किया सिर्फ है, टीचर पूरे कर मिसिंग लें। फैसिलिटीज को आप सबसे बात ज्यादा मैंने करें, पॉइंट आउट करें, किया है। तर्जुमानी ना करें। मैं गाजियाबाद का गुंजानाबाद देखे, गुंजानाबादी में स्कूल है, बड़ा स्कूल है, 10-15 कनाल पर स्कूल है, वहां पे पीने का पानी नहीं है, अच्छा। वहां पे पंखे हो नहीं गया काम है। वहाँ? मैंने कमिश्नर लाहौर के गया? साथ वहां पे विजिट किया, करवा दिया राना अब सिकंदर देखिए, साहब ने। देखिए ये पहले की बात है, अब अब गुजारिश हो गया है, कौन से अब हो पहली गया है, वेल डन राव। मुमकिन है, राव मुमकिन है साहब, हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त मुमकिन के है हो लिए। गया हो, लेकिन स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आजकल आप कुछ खबरें बाज़गश्त करते सुने होंगे कि पाकिस्तानियों के लिए मुख्तलिफ ममालिक में वीज़ा के हसूल पर, विजिट वीज़ा के हसूल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी हर जुबान ज़द-ए-आम जो 2 ममालिक चल रहे हैं, दुबई नहीं पाकिस्तानी जा सकते, विजिट वीज़ा पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है सऊदी अरब। इसके अलावा कौन कौन से ममालिक ऐसे जहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ती हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसकी वजूहात क्या हैं और क्या कोई इसकी टाइम लिमिट दी गई है। वो लोग, बहुत सारे हमारे नौजवान जो कि जॉब के मुतलाशी रहते हैं, सो आज आप सोशल मीडिया में बैठ के अपनी जॉब जो है वो ढूंढते रहते हैं कहाँ जाएं। अगर दुबई में कोई अपॉर्चुनिटी है, बट इशू ये आ रहा है कि पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा जी, क्या कोई ऐसी ऑप्शन भी है कि मतलब आप अपना कोई बैंक बैलेंस शो करके, जी मेरे अकाउंट में कोई 10, 15, 20 लाख रुपया है तो मैं जा सकता हूँ, ऐसी भी कोई रिलैक्सेशन दी गई है या नहीं दी गई है? कोई टाइम फ्रेम है कि कब तक ये पाबंदी रहेगी, कब तक नहीं? बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों से मिलना जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी सैर की गर्ज से आना जाना चाहते हैं, बट आजकल ऐसे मौसम तो फेवरेबल नहीं है। अब वो लोग जो कि बिजनेस के लिए आना जाना चाहते हैं, वो लोग जिनकी फैमिली के लोग वहाँ पर हैं, मिलने जुलने आना जाना चाहते हैं, सैर की गर्ज से जाना चाहते हैं, क्योंकि आगे गर्मियों की छुट्टियाँ भी हो जाएंगी, तो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं बट नहीं जा पा रहे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? कब तक इनमें नरमी लेकर आई जाएगी? अगर कोई सेकंड ऑप्शन है तो वो क्या है? हमारे साथ नवीद मलिक साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ ट्रेवल 92। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब। ये जो हालिया पाबंदियां हैं पाकिस्तानियों पर, क्या वजह है इसकी? आपने अभी जब ये बता रही थी, सवाल किया, तो मैं सोच रहा था कि टाइम कितनी जल्दी चेंज हो जाता है कि 6 माह से 1 साल पहले तक जो सबसे हॉट ट्रैवल डेस्टिनेशन गिना जाता था दुबई, उसके लिए अब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज के उसका वीज़ा कैसे लेना है। बिल्कुल देखें, और ये वो वीज़ा था कि जो हमें इतना इजी मिलता था कि जिसके लिए कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी किसी को भी। हर बंदा इजीली चाहता था, उसने जस्ट एक पासपोर्ट की कॉपी दी, IC दिया, कुछ भी नहीं, सेम डे में आपको वीज़ा मिल जाता था। आज की तारीख में दुबई का वीज़ा, UAE का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो चुका है कि शायद लोग कहते हैं यूरोप UK का वीज़ा मिल जाता है, UAE का वीज़ा नहीं मिल रहा। इसकी वजूहात जो है ना, वो ये सडनली नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा, इसके पीछे एक लंबी वजूहात हैं कि इसमें हमने कुछ सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। ऐसा कुछ लोग ऐसे थे जो गए हैं पहले और वो ओवरस्टे हुए हैं, वापस नहीं आ रहे थे वहाँ से, और हम वहाँ पे काफ़ी जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलव्वस कुछ लोग हो जाते हैं हमारे। कुछ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स में, इन चीज़ों को देखते देखते उन्हें टाइम गुजर गया था। इसकी वजह से उन्होंने इसको अपना थोड़ा सा ना वो ज़्यादा स्क्रूटनी शुरू कर दी। वीज़ा अप्लाई, पहले एज लिमिट का मामला था कि जी 45+ वाले को वीज़ा मिल रहा था, फैमिली को भी वीज़ा मिल रहा था, उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी। मगर अभी हालिया दिनों में एज लिमिट भी ख़त्म हो गई, 45+, 50+ वाले का वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहा है, फैमिली वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसको सोचना चाहिए कि कैसे इसको मसले को हल करना है। देखिए, गवर्नमेंट इस पे काफ़ी ज़्यादा परसू कर रही है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। बहुत सीरियस मामला है। अब जो लोग तो जेन्युइन ट्रैवलर हैं, जिन्होंने वहाँ पे विजिट पे ही जाना है या कोई बिजनेस के लिए जाना है,
अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो पाकिस्तान नहीं आते, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो उनसे दुबई में मीटिंग करते थे, ऐसे ही है, अबू बिल्कुल धाबी में सही मीटिंग, कह शारजा में मीटिंग करते थे जाके, वो वहाँ से उनके लिए इजी था आना, यूरोप से यूके से दुबई पहुंचते थे, यहाँ से ये लोग चले जाते थे, अपनी मीटिंग्स अरेंज कर लेते थे वो। अभी उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं सुन रहा था लास्ट डेज में एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में जो यूएई के, उन्होंने 5 साल का वीज़ा जो है ना वो मुतारिफ करवाया है। उन्होंने कहा जी आप 5 साल वाला वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल वाले वीज़े की देखें वो भी बड़ी सख्त शराइत हैं, उसके बाद भी आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें है कि जी आपके पास $4,000 आपके अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए, जो 6 मंथ तक आपने मेंटेन हो। पाकिस्तानी कितने पैसे, एटलीस्ट कोई 12-13 लाख, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए कि आप गए हैं, कोई ओवर स्टे नहीं हुए या कुछ और इसके अलावा। तो इसके बाद आपको अगर वो वीज़ा मिल जाता है तो बहुत ज़बरदस्त है। वो 5 ईयर्स का वो वीज़ा है, वो विजिट वीज़ा है। अभी ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, कुछ अप्लाई भी लोगों को हो गए हैं, कुछ किए हैं। ये हमें आइडिया होगा कुछ डेज के बाद। अगर मैं वीजा हासिल करना चाह रही हूँ विजिट, तो मेरा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर तो आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर रही हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है। अच्छा। वो 90% रिफ्यूज़ है आपका वीज़ा, यानी ख़वातीन को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, आपके अगर वहाँ पे कोई जो जानने वाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, वेल सेटल्ड हैं, तो वो अपने बिहाफ पे, अपनी गारंटी पे आपका वीज़ा वहाँ पे अप्लाई करेंगे। उनकी रेशो ज़्यादा वीज़ा मिलने की। कोई ब्लड रिलेशन है उसको वीज़ा इशू हो जाएगा, या कोई बहुत क्लोज फैमिली मेंबर है उसको भी वो वीज़ा इशू कर देंगे। सही। तो यही एक तरीका है, मगर कह रहे हैं कि शायद इसको आहिस्ता आहिस्ता वो मजीद ईज डाउन करेंगे। तो अगर किसी का शादी का प्लान था, किसी को कोई वहाँ पे पसंद करता था, मतलब 100 चीज़ें दुनिया है, सब कुछ चलता है, तो क्या वो अब दोबारा नहीं जा सकते? नहीं, तो फिर वो जो जब शादी का प्लान है वो शादी करें, फाइनल होगा तो वहाँ से वीज़ा अप्लाई कर देंगे अपना। अच्छा, उनके लिए, यानी आपका कोई लव वंस जो वहाँ बैठा है वो आपको वीजा भेज वो वीजा फिर आपको, अदरवाइज यहाँ से आप चले जाएं, जो आना जाना जो आपका डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई वाला मामला वो तो बहुत मुश्किल हो चुका है जी। उसमें तो आप चांसेस जो है 90% रिफ्यूजल है। आपको मोबाइल फोन तक इत्तेफा करना पड़ेगा, वीजा तो नहीं मिलने वाला अनटिल और अनलेस आपको वहाँ से वीजा ना भेजा जाए, वहाँ से वीजा ना भेजा जाए। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो कि जॉब के मुतलाशी थे, दुबई में अपॉर्चुनिटीज भी हैं नो डाउट, तो उनके ऊपर भी क्या फुल स्टॉप लग गया है? अच्छा, ऑफिशियली तो उन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया कि हमने आपके वीजा बंद कर दिए हैं या जॉब के या विजिट, ऑफिशियली कुछ ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है। मगर सिर्फ मैंने वजूहत वही बताई है ना कि ये सोशल मीडिया या जो बहुत आवर स्टे हुए हैं, और कुछ लोग इतना ज्यादा ये लास्ट डेज में हुआ ना कि आप वहाँ जब भिखारी जो बन जाते हैं, बेगर जो है, ये भी होता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने अब आपके वीजा पे पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, जॉब वालों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। जो बड़ा कोई लकी इंसान होगा आपके, जिसकी कंपनी बड़ा वहाँ परसू करेगी, उसको बुला लेगी। अदरवाइज जो पहले फ्रीक्वेंटली लोग ट्रैवल कर रहे थे जॉब के लिए, वो भी बहुत मुश्किल हैं। अभी लास्ट 6 मंथ से तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात इन बेचारों को पेश आई हैं। तो इसका हल तो यही है कि गवर्नमेंट ही कुछ उनसे रिक्वेस्ट करे, कुछ आप इस अमल को आसान कर दें। देखिए, कुछ इतने मुश्किल नहीं है, आपको फौरी आइडिया हो जाता है कि जेन्युइन ट्रैवलर है या नहीं है। बिल्कुल। आपके पास पूरी डिटेल है हिस्ट्री की उसकी। इवन के यूएई, लास्ट में कोई बताऊं कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, नाम नहीं कोट करूंगा उनका मैं, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अच्छा। बहुत यानी कि वेल नाउन है, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और जहाँ पे वो जो यूएई में आना जाना भी दुबई लगा ही रहता होगा, जो यूएई में बंदा बैठा था ना वहाँ पे, जो सिस्टम में चेक कर रहा था, उसने बताया, उसने कहा ये इनकी एंट्री पहले 91 में यहाँ पे हुई है, आज से पहले। यानी कि उसके बाद ये इतने फ्रीक्वेंटली आ जा रहे हैं यहाँ पे, 3 से 4 दिन से ज़्यादा स्टे भी नहीं किया, मगर सिस्टम उसको ऑटो में रिजेक्ट कर रहा है। अच्छा। तो इससे आप अंदाजा करें कि वो इस चीज़ को कम से कम उन्हें चाहिए कि ऐसा तो कर देना कि सिस्टम इतना चेक कर रहा है बैठ के, इसको आप उसको तो वीज़ा इशू करें, रिलैक्सेशन दें। हाँ, जो आपको लग रहा है कि जी फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है, उसके लिए आप थोड़ी टाइट स्क्रूटनी करें, या आपको लग रहा है कि जी ओवरस्टे हुआ है, या ये कोई जॉब पर्पस वाला बंदा है, कुछ थोड़ा सा इसको क्राइटेरिया तो बनाए ना। और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसी इसमें आपको बातचीत करनी होगी। सेम यही रिस्ट्रिक्शन सऊदी अरब में भी है। सऊदी अरब के लिए देखें, ये तो कभी भी नहीं हुआ था ना कि सऊदी अरब का वीज़ा कैंसिल हो या हम पे पाबंदी लगे, कभी भी नहीं हुआ था आज तक। और ये इतने ज़्यादा, ये सबसे आपको पता ना, ये मुसलमानों के लिए, हाँ जी, और ये बड़े दुख की बात भी है कि अब हमारा वीज़ा वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा कर दिया, रिफ्यूज़ करना शुरू किया, या ब्लॉक कर रहे हैं वो।
बड़ी जल्दी इस दफा उन्होंने उम्रे के वीजे बंद कर दिए, 15 शवाल लास्ट डेट थी। अदरवाइज लोग ट्रैवल करते रहते थे, उन्होंने वो भी कर दिया, पाबंदी लगा दी। और हर साल उन्होंने कहा हम 3 माह पाकिस्तानी के लिए। अच्छा, मुझे कल चेक किया, इंडिया के लिए भी हुआ ये सेम। अच्छा। हाँ जी, मगर पाकिस्तान के लिए ज्यादा है ये। तो हज के लिए भी कोटे काफी कम किए हैं। सही। तो ये काफी मुश्किलात है, मगर सिर्फ इसकी मेन जो वजूहात है ना, सऊदी अरब के लिए स्पेशली, वो इनकी बैगर्स की है। वो जितने यहाँ से ट्रैवल करते हैं, वो जाके कुछ ऐसे लोग हैं, फैमिलीज ट्रैवल करती हैं और वो वहाँ पे 1 मंथ के वीज़े पे स्टे करते हैं। 1 मंथ में वो सिर्फ वहाँ पे मांगते हैं, वो इतने ज़्यादा अरेस्ट भी हुए हैं, इतने डिपोर्ट भी हुए हैं वहाँ से लोग। इसकी वजह से उन्होंने अब इसको ना, नहीं, ये तो जी बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप ये देखें कि आप अपने मुल्क का इमेज क्या वहाँ जाके बिल्ड कर रहे हैं। जब आपके पासपोर्ट पर आपको ये चीज़ कहकर वापस डिपोर्ट किया जाता है कि जी वहाँ पर मांग रहे थे, तो क्या आपका अपना क्या इमेज रह जाता है। बट अगेन इन लोगों का अपना कोई ज़मीर होता हो तो ये सब कुछ करे ना। खैर, अब इसमें कोई रिलैक्सेशन की पॉलिसी है, कुछ नरमी नज़र आ रही है? अभी कल भी मैं इसमें देख रहा था, कल भी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कल भी कोई कॉन्टेक्ट किया है इनसे कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए, हमें वीज़ों में रिलैक्सेशन दी जाए। और कुछ कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई 3 रुकनी कमेटी भी बनाई है इस सिलसिले में इनसे बात करने के लिए। वो मेरा ख्याल है विद इन अ वीक 10 डेज में इसका कोई रिजल्ट आएगा और होना चाहिए इसको, क्योंकि हमारे वैसे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं उनसे बिल्कुल हर तरह से। तो इसमें उनको भी हमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए। कोई दरमियानी रास्ता तो निकालना चाहिए ना। इसमें वो लोग जो कि एक्चुअली मुस्तहिक हैं, बहुत सारे लोग सऊदी अरब में भी नौकरी की गर्ज से जाते हैं, जाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो उन लोगों के ऊपर तो फुल स्टॉप लग गया। अच्छा, सऊदी अरब में अभी जो जॉब्स वाले हैं ना वो जा रहे हैं। अच्छा, उन पे पाबंदी नहीं है। ठीक है। ये यूएई में पाबंदी है, थोड़ी सी सख्ती है, पाबंदी तो नहीं है, सख्ती है। यूएई जो सऊदीया वाले हैं वो जॉब पे उनको वीजा इशू हो रहे हैं। सिर्फ वहाँ पे अभी विजिट वीजा वाला भी ठीक है, जस्ट जो उम्रा वीजा है उन पे पाबंदी है। तो नवीद साहब, क्या ऐसा भी है कि अगर हम यूएई की बात करें तो वीजे महंगे भी हो गए हैं? वीजे महंगे इसलिए कोई डिमांड ज्यादा हो गई है, लग नहीं रहे हैं। तो जो इशू करवा रहा है, जिसका हो रहा है वहाँ पे ऐसा सिस्टम है, वो ऑब्वियसली वीजा भी। बजट क्या इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम, अगर कोई प्लान कर रहा है ना, चले आगे रिलैक्सेशन होती भी है तो किसी का प्लान है जाने का, तो बजट कितना दरकार है? अब बजट आपके पास देखें, वो कहते हैं कि जी आपके पास 5000 दरहम तो होने चाहिए। ठीक है। अगर वो शो मनी चेक करते हैं तो आपके पास होने चाहिए वो एटलीस्ट, अदरवाइज आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, चीजें हैं। तो बजट तो देखें आपका इसी हिसाब से है कि आपका वीजा टिकट डाल के कितना आपके, देखिए टिकट आपकी कोई आ जाती है, कोई 1.25 लाख की टिकट मिल जाती है आपको दुबई की। वन साइडेड नहीं, रिटर्न टिकट। और वीजा आपको मिल जाता है जी 25 से कोई 30,000 के दरमियान में वीजा मिल जाता है। बाकी आपका होटल स्टे है, वो आपने खुद देखना है कि मैंने किस स्टार में जाना है, मैंने कौन सी अकोमोडेशन लेनी है मैंने। तो आपके पास अगर आपने 6-7 डेज के लिए जाना है तो पर पर्सन आपके पास होना चाहिए 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख होना चाहिए। सो ये आपको एक हमने आइडिया भी दे दिया। बाकी कोई मुल्क ऐसे जहाँ पर पाकिस्तानी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई पाबंदी है या बाकी? अच्छा, कंट्रीज तो देखें, पहले रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं है, सिर्फ वीज़ा इशू करवाने के लिए आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं इसमें। मगर मेरी सजेशन है कि अभी जैसे अब आगे समर्स हॉलीडेज आ रही हैं तो लोग उन ममालिक का रुख करें जहाँ पे वीज़ा बड़ा इजीली मिल रहा है और वहाँ पे ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम है। लाइक ये, हाँ जी, जैसे कोई ये बाकू है, आप मालदीव बाकू चले जाते हैं, आप ये इसके अलावा इंडोनेशिया का कर लेते हैं, बाली जकार्ता वगैरह का, ये श्रीलंका है, इनमें आपके जो ना बजट कम, वेदर कंडीशन बाकू की बड़ी अच्छा होंगी समर्स में, और उसकी डिमांड भी अब काफी होगी क्योंकि यूएई बंद है आपके लिए और मेन डेस्टिनेशन हॉलीडेज में यूएई ही होता है जी, बिल्कुल लोगों के लिए। तो लिहाजा बाकू मेरा ख्याल है इस दफा काफी ज्यादा वो पीक लेगा इसमें। और उसके लिए कितना बजट, अगर आप रफली एक आइडिया देना? बाकू में आपको ना टोटल मेरा ख्याल है कोई पर पर्सन 2.5 लाख में आप टिकट, वीजा, अकोमोडेशन के साथ आप एडजस्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से वहाँ से। सही। और मुझे ये भी बता दें कि पासपोर्ट के हवाले से भी कुछ लोग बड़े परेशान रहते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम आपकी एक्सपायरी से कितनी देर पहले आपको बनवा लेना चाहिए, और क्योंकि अगर आपको अचानक से कहीं जाना पड़ गया ना तो फिर प्लान आपका मुश्किल हो जाता है। तो एक्सपायरी जिनका होने वाला है उनका क्या प्लान होना चाहिए, जिन्होंने नया बनाना उनके लिए क्या प्लान होना? देखिए, आप एक्सपायरी जब आपके पासपोर्ट की 1 ईयर वैलिडिटी रह जाती है ना तो आप उसके अंदर 1 ईयर के अंदर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। अदरवाइज 6 मंथ हर कंडीशन, मेरा 2-3 महीने में एक्सपायर होने वाला है, मैं ट्रैवल कर सकती हूं? नहीं, आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप कहीं का भी वीजा इशू करवाएंगे तो आपको 6 मंथ वैलिडिटी लाजमी पासपोर्ट की पूछते हैं।
ठीक है। आपका 6 मंथ प्लस होगा तो आपको वीज़ा इशू करेंगे, कहीं का भी वीज़ा होगा। लिहाजा आपको 1 ईयर के अंदर आपका अगर पासपोर्ट आ चुका है एक्सपायरी में तो आप उसको रिन्यू करवा लें, अदरवाइज आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी होता है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है, आपके पासपोर्ट पे वो कोई स्टैंप नहीं लगी, तो आपका वीज़ा दुबई का हो या सऊदी अरब का हो, उसमें मुश्किल आपको फेस करनी पड़ सकती है? अब होती है, पहले तो नहीं होती थी ये, ना सऊदीया के लिए थी ना दुबई के लिए थी। ठीक है। अब तो होती है। बाकी आपकी हिस्ट्री स्टार्ट आपको करनी तो होती है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल ऐसे ही। तो नॉर्मल लोग ये इन्हीं कंट्री से करते थे पहले, दुबई से और ये सऊदीया से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, मलेशिया से। अभी भी इनके वीज़े आपको इजीली मिल जाते हैं। सजेशन क्या है पाकिस्तानियों के लिए, अगर कोई ट्रैवल का प्लान है, अगर किसी का कोई रिश्तेदार वहाँ पे है, वो जॉब के लिए जाना चाह रहा है, तो इसके लिए कोई एक वे बता दें कि आप ये फॉलो कर लें तो शायद आपके लिए मुमकिन हो जाए? देखें, अभी जो जॉब के लिए जा रहे हैं वो तो आपको 100% स्किल्स, ठीक है, जो है ना, वो वर्कर हों या जितने भी ऐसे हैं वो ही ट्रैवल करेंगे। उनके लिए थोड़ी सी आसानी है जॉब के लिए। उनके जो रिलेटिव्स हैं वो उनको वीज़ा वही वाले दिलवा रहे हैं जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। जॉब ढूंढने वाले तो बिल्कुल नहीं आप जा सकते। अब आप ये नहीं कि जॉब ढूंढनी है, जॉब ढूंढने के लिए तो आपको यहीं से आपको सब कुछ कंफर्म करना पड़ेगा, तब तक जब तक आपको वो विजिट वीजा नहीं देते, क्योंकि आप विजिट वीजा पे जाते थे तो जॉब सर्च करते थे। जब विजिट वीजा ही बंद है तो आप जा नहीं सकते। वैसे तो नवीद साहब, अब सोशल मीडिया का दौर है, आप यहाँ बैठ के भी तमाम चीजें सर्च कर सकते हैं, मुतल्लिका कंपनी आपको वीजा यहाँ बैठ के फिर आसानी हो सकती है। मैं यही कहना, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया ये कि यहाँ से वो सर्च करें, यहाँ से अप्लाई करें। अगर उनकी डिमांड है और उनको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उनकी, तो वो ओबियसली उनको वीजा दिलवाएंगे। फिर बड़ी आसानी है आपके लिए, फिर आपको ये पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी। मैसेज क्या होगा इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से, अगर आप कोई पाकिस्तानियों को मैसेज यही है जी कि बराए मेहरबानी खुदारा, आप जब भी जाते हैं कहीं पे पाकिस्तान का नाम का ख्याल रखें। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के नाम के साथ ही आपकी सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नो डाउट। तो जब आप कुछ ऐसी एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं, उसमें आप तो कर रहे हैं मगर पीछे पूरे कंट्री में जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं इसके, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको वीज़ाज नहीं मिलते, उनको ग्रीन पासपोर्ट देख के वो एक अलग लाइन में ले जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस नाम का ख्याल करें। अपने पासपोर्ट की रिस्पेक्ट हम लोगों ने खुद करानी है। कहीं पे भी जाएं अपने मुल्क के स्ट्रॉन्ग इमेज का ख्याल रखें, अदरवाइज ये रिस्ट्रिक्शन शायद बाकी ममालिक तक भी बढ़ जाएं और फिर अगर आप महदूद होकर यहाँ तक रह जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, फुल स्टॉप लग जाएगा, तो फिर तरक्की के मनाजिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो तय हो सकती है। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं, तो उससे पहले कि हम लिस्ट की तरफ आए, स्पेशल बर्थडे विश करने जा रहे हैं जी सना अजमत की आज सालगिरह है। हमारी प्रोड्यूसर है जी प्रोग्राम की आयशा, उनकी बड़ी बहन है जी, छोटी बहन है, सॉरी जी छोटी बहन है और हमारी भी बहन ही है, हमारी बहुत अच्छी कुलीग भी हैं, फ्रेंड भी हैं जी। प्रोग्राम में हम उनको एक दफ़ा मदू भी कर चुके हैं। सो सना को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। सना, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए, आपके आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों। हैप्पी बर्थडे। अब आ जाते हैं जी आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ। अली हसनैन भट्ट की सालगिरह है, उसके बाद जी ज़हरा सुफियान की सालगिरह है, यासिर की आज सालगिरह है, अब्दुल्ला खान की आज सालगिरह है। आप सब लोगों को मुबारकबाद सालगिरह की। हैप्पी बर्थडे।
और अगर आपकी कल सालगिरह है तो आप हमें पिक्चर्स भिजवा सकते हैं जी। अपने पिक्चर्स भिजवाएं अपने नाम के साथ, प्रोग्राम में शामिल हो जाए। ना सिर्फ आपकी, अगर आपके किसी फ्रेंड की सालगिरह है, घर में किसी की सालगिरह है, आप उनको स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे मौजूद हैं जी। आपकी बर्थडे को हम स्पेशल बनाएंगे और इसके लिए सिर्फ आपको नंबर हमने स्क्रीन पे दिखा दिया, अपने पिक्चर्स भिजवा दें नाम के साथ, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कुछ आपकी हेल्थ के हवाले से, लेकिन आज जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे वो कुछ आपके लिए भी नहीं होंगी, मेरे लिए भी नहीं होंगी। बेसिकली आपको गाइड करना हमारा मकसद रहता है। वो लोग जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिम जाते हैं, कुछ गाइडलाइन आज के शो में उनके लिए हैं कि अगर आप अपनी फिटनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ें अपनी फिटनेस के हवाले से देखते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आज हम बात करेंगे कि आपका जो ट्रेनर होता है उसका रोल क्या होता है, ट्रेनर की एक्सपर्टीज़ क्या होती हैं। बहुत सारी जदीद चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं टाइम के साथ आती चली जा रही हैं। तो आजकल के ट्रेनर जो हैं वो जिद्दत में किस तरह से हैं, ये हम आपको बताएंगे जी। हमारे मेहमानों का तारुफ मैं कराना चाहूँगी। ज़ुहैब बुखारी, फिटनेस ट्रेनर, आप हमारी स्क्रीन पर देखते रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ फिट रहने के हवाले से शेयर करते रहते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर नसीब खान हमारे साथ मौजूद है जो कि फिटनेस कंसल्टेंट हैं, उनको अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। ज़ुहैब, मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। आप तो हमारी स्क्रीन पे हमेशा नज़र आते ही रहते हैं और लोग हमेशा आपको देखना भी चाहते हैं, क्योंकि सबसे लोगों का इस टाइम फेवरेट सब्जेक्ट है फिट रहना। पहले लोग चाहते थे पतले दुबले दिखना, लेकिन अब फिट रहना लोग चाहते हैं। सो फिट रहने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। फिट रहने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंट जो होगा वो फिट रह लेगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि फिट रहने के लिए एक ट्रेनर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक डॉक्टर आपके हेल्थ के लिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ, ट्रेनर के पास चले जाओ। डॉक्टर के पास अब तब जाओगे जब आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया हुआ डॉक्टर। और ट्रेनर के पास अगर आप पहले जा रहे हो तो आपको भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारोगे। तो ट्रेनर का काम खाली ट्रेनिंग करवाना नहीं, आपको यही बताना है कि आप कैसे अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हो। हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए आपको सिर्फ एक तरफ नहीं रहना कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी डाइट पे तवज्जो नहीं दे रहे। हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या? जनरली हेल्दी लाइफस्टाइल इज समथिंग जिसमें हम दो तीन चीज़ों का मिक्सचर लेते हैं। नंबर वन इज़ योर डाइट, दैट यू नीड टू ईट स्टफ जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है ताकि आप उसको नरिश करें, रिकवर कर सकें। सेकेंड इज़ एक्सरसाइज ताकि आप अपनी बॉडी को चैलेंज कर सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें। एंड थर्ड इज़ योर स्लीप। सो अगर ये तीन पैरामीटर्स, दीज आर द मिनिमम पैरामीटर्स, अगर ये तीनों एट पार हैं तो दैट मीन्स वी कैन से दैट यू गेटिंग टुवर्ड्स अ फिट लाइफस्टाइल। सही। सो अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ट्रेनर का रोल आपके फिट रहने में क्या होता है। जिम वैसे भी बहुत सारे लोग जाते हैं, बट ट्रेनर की खिदमत आपको पॉलिश कैसे कर देती है? अब ट्रेनर के लिए ज़रूरी है कि खाली ट्रेनर नहीं, एक सर्टिफाइड ट्रेनर आपके लिए क्या वो रोल प्ले करता है, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ट्रेनर तो आजकल जो बंदा वेट लॉस करता है वो ट्रेनर बन जाता है। ऐसे ही है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा ट्रेनर है कौन। ट्रेनर वो है जिसने सर्टिफिकेशन की है, जो यहाँ पर उसके पास फील्ड का नॉलेज है, जो किसी ऑथेंटिक इदारे से है, वो ट्रेनर है। सही। अदरवाइज ये ऐसे ही है कि जैसे आप पीआईसी में, अभी मैं बात भी किसी से पीआईसी में चले जाओ, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम और वहाँ पर जाए कहा जाए कि अपना इलाज खुद ही कर लो। तो एक ट्रेनर को आपकी बॉडी की सारा पता, एनाटॉमी पता होना चाहिए, फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, कैसे काम कर रही है। और अगर इन चीज़ों का नहीं पता तो वो ट्रेनर नहीं है। तो कोशिश करें हमेशा ऐसे ट्रेनर से एक्सरसाइज करें जो सर्टिफाइड ट्रेनर। अब ट्रेनर की स्पेशलिटी क्या है उस पर हमने बात करनी है। अभी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और अब हमने बात करनी है कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं जी आपके ट्रेनर के भी, तो उसको आपने कैसे देखना है। सो मैं आपसे नसीब साहब जानना चाहूँगी, ये लेवल्स क्या होता है बेसिकली? इट्स लाइक स्टेपिंग स्टोन प्रोग्रेशन है ट्रेनर्स का इस इंडस्ट्री के अंदर। जैसे आप डॉक्टर्स के लिए कहते हैं कि वो पहले जनरल प्रैक्टिशनर बनेगा, फिर वो स्पेशलाइजेशन करेगा। इसी तरह ट्रेनर्स के लिए भी लेवल 1 इज़ समथिंग जिसमें वो इंडस्ट्री में एंटर होता है। इसको हम कहते हैं ये असिस्टेंट फिटनेस इंस्ट्रक्टर है। ठीक है। इसमें बेसिक एनाटमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको मिल जाता है। एंड देन यू गेट टू असिस्ट अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर इन द जिम। फिर जो सेकेंड लेवल है दैट इज़ फिटनेस इंस्ट्रक्टर। अब ऑल्दो ये क्वालिफाइड है बट ही इज़ अ जनरलाइज्ड ट्रेनर।
जैसे आप कहते हैं कि आप जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो आपको जनरल मेडिसिन के ऊपर, जनरल डिजीज़ के ऊपर, छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर कवर कर देगा, बट अगर कोई स्पेशलाइज्ड इशू है तो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। So, उसके लिए जिसने लेवल 3 किया हुआ है वो बेसिकली पर्सनल ट्रेनर्स हैं। ठीक है। सो पर्सनल ट्रेनर के पास आप जब जाओगे तो आप अपने स्पेसिफिक इशू के साथ उसके साथ कंसल्ट करोगे एंड वो आपको उन इश्यूज़ के ऊपर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स और वो सारी चीज़ें कवर करवाएगा। तो ये दोनों चीज़ें देखते हैं, आपकी डाइट भी और आपकी सारी ट्रेनिंग का ओवरऑल जो होता है। ऑल्दो ये आपका डाइट प्लान्स नहीं बनाते हैं बिकॉज ये एक डाइटिशियन का काम है, बट न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस और जितना आपको रिक्वायर्ड है नॉर्मल लाइफ में कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट। डिफरेंस क्या है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3? लेवल 1 जो है वो बिल्कुल बिगिनर है, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर है। ठीक है। लेवल 2 फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, बट लेवल 3 इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सनल ट्रेनर। ठीक है। सो ये तीनों में डिफरेंस है। जो लेवल 3 है वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पर्सनल ट्रेनर तो आपको ये देखना चाहिए कि उसके बंदे के पास कम से कम लेवल 3 हो जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनली आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपके पास अगर लेवल 3 नहीं है तो आपको काम नहीं करने देते, बिकॉज वहाँ पे आपको इंश्योरेंस चाहिए। लेट्स से आप किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग लेती हैं, आपको कोई इंजरी हो जाती है तो आप तो ट्रेनर को सू करेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बट पाकिस्तान में बिकॉज अभी वो रूल्स उस तरह से इस्टेब्लिश, बट वी स्टिल नीड टू लुक फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और उस ट्रेनर को देखें जो लेवल 3 सर्टिफाइड है ताकि इंजरी से बचा जा सके और ऑप्टिमल तरीके से आपके गोल्स अचीव। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। तो सुहेब, और हम ये कोर्सेज करवाना शुरू हो गए पाकिस्तान में, और खाली पाकिस्तान में बाहर भी वैलिड हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और जितने भी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज में भी आप जाके वहाँ पर अपनी जॉब कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी जबरदस्त। ये तो फिर ऑप्शन आपके पास मौजूद है। कितनी देर का कोर्स होता है? इनकी ऑथेंटिसिटी ये है कि इवन डॉक्टर्स भी हमारे से कोर्सेज कर रहे हैं। तो अगर डॉक्टर्स कर रहे हैं तो सोचें इनका क्या ऑथेंटिसिटी है। सो कोर्स का ड्यूरेशन डिफरेंट है, 1 मंथ, 2 मंथ एंड 6 मंथ। लेवल 1 और 2 तकरीबन 1 से 2 महीने का, और लेवल 3 जो है इट विल टेक 6 मंथ। एलिजिबल कौन लोग होते हैं? मतलब कोई भी, सब है वो बंदा जो रैशनल है, पढ़ा लिखा है, चीज़ें पढ़ सकता है। जैसे सेम लाइक ACCA, आप कभी स्कूल नहीं गए लेकिन आपने वो ACCA कर लिया तो यू आर अकाउंटेंट। तो ये सेम ऐसे ही, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड हो, अगर आप कभी एक्सरसाइज करते हो या उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। यानी आपका बैकग्राउंड किसी स्पेसिफिक फील्ड से होना जरूरी नहीं है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट होने चाहिए, आपके पास कुछ। ये प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हो या डॉक्टर हो या फिजियो और आप ये साथ ही कोर्स करें तो ये आपके लिए प्लस। यानी आपकी कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं भी है ना, मतलब आपने कोई मास्टर्स नहीं किया हुआ या आपकी किसी फील्ड में, उसके अलावा मैट्रिक, अच्छा, फिर भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। सो इस कोर्स में आपको वो तमाम ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एक अच्छे फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। और इवन आप कह रहे हैं कि बाहर के ममालिक में जाकर भी बिल्कुल, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पे है वो एक डॉक्टर की और सेकंड पर्सनल ट्रेनर्स की है। तो पर्सनल ट्रेनर्स को पाकिस्तान में तो बहुत हल्का लिया जाता है, लेकिन बाहर तो बहुत इज्जत है। पर्सनल ट्रेनर का रोल क्या होता है? लेट्स सपोज मैं जिम जा रही हूँ और एक वो बंदा जिसने पर्सनल ट्रेनर हायर नहीं किया और एक वो बंदा जो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक होता है फ्लोर ट्रेनर, एक होता है पर्सनल। फ्लोर ट्रेनर ने क्या करना है, लेट्स सपोज मेरे पास 20 क्लाइंट है, मैं 20 लोगों को एक दफ़ा ही देख रहा हूँ और सब पूछ लिया, कभी एक्सरसाइज करा ली, कभी एंगल देख लिया। लेकिन पर्सनल ट्रेनर जब आप हायर करते हो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस एक तो पे करना पड़ता है, वो तो सबसे ज़रूरी है ना, क्योंकि वो उधर से लोग भाग जाते हैं। तो पर्सनल जब ट्रेनर हायर करो तो आपके डाइट देखेगा, आपकी एक्सरसाइज खुद खड़े होकर कराएगा, आपकी एग्जीक्यूशन देखेगा, रूटीन में आपकी मॉनिटरिंग प्रॉपर। एटलीस्ट वो आपके साथ मोस्टली तो ट्रेनर जो है 24/7 जुड़े होते हैं। व्हाट्सएप पे बात हो रही, भाई अभी क्या खा लिया है, अब क्या कर रहे हो, अब किधर गए हो, पूरी चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। उसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है बड़ा इन्हांस हो जाता है, परफॉर्मेंस आपकी इन्हांस हो जाता है, रिजल्ट्स बड़े फास्ट हो जाते हैं। जहाँ पे आपने 20 लोगों को ट्रेनिंग करानी, वहाँ पे आप एक को करा रहे हो तो ऑब्वियसली फोकस ज़्यादा, रिजल्ट भी ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो मुझे ये बता दें कि डाइट का आपकी क्या रोल रहता है और आपकी जिम का क्या रोल रहता है अगर आप फिट रहना चाह रहे हैं? दोनों कंबाइन है कि? अच्छा, अगर फैट लॉस की बात करें तो फिर तो डाइट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर आप वैसे हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप डाइट इतनी नहीं भी करें, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो आप तकरीबन हर किस्म की बीमारी से दूर हो जाते हो। ठीक है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें। अगर आप फैट लॉस की तरफ जाते हो तो फिर डाइट 70% डाइट। अगर आप जस्ट हेल्दी रहने के लिए करो तो आप कुछ भी खाओ, कोई चलेगा, लेकिन ज़्यादा एक्सेस नहीं करना, हल्का फुल्का खाओ। सही। सो ये ट्रेनर्स को भी ये ट्रेनिंग दी जाती होगी, उनको बताया जाता होगा कि आपने अपने क्लाइंट को किस तरह से गाइड करना है? ट्रेनर्स को जनरली उन सब्जेक्ट्स के ऊपर बताया जाता है जो जनरली पाकिस्तान में समझते हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एनाटॉमी, उनको बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, फंक्शन पढ़ाते हैं, न्यूट्रिशनल साइंसेस पढ़ाते हैं, फिर एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना किस तरह से ये सिखाते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब अभी आपने बात की कि डिफरेंस क्या है एक ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करने में और वैसे ट्रेनिंग करने में। जब आप वैसे ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो आप बेसिकली हैपहैज़र्ड चल रहे हो कि जो आज दिल कर रहा है मैं उस पर ट्रेनिंग कर लेता हूँ और फिर घर चला जाता हूँ। ट्रेनर के साथ जब कर रहे हो ना, तो वो एक स्केड्यूल्ड प्रोग्राम आपको पाबंद बना दिया कि बस ये आज का शेड्यूल है तो ये करना ही करना है। एंड सेकेंडली वो चीज़ आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। वो सबसे पहले तो आपको टेस्ट करेगा बॉडी को कि बॉडी अभी करंटली किस स्टेट में, फिर उसकी बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज रिकमेंड करेगा। ठीक है। जैसे डॉक्टर्स पहले आपके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फिर रिकमेंड करते हैं कि ये मेडिसिन लेनी है, तो वो भी पहले टेस्ट करेगा, लेकिन ब्लड टेस्ट नहीं होगा, डिफरेंट फिटनेस टेस्ट होते हैं, एंड उसकी बेसिस पे फिर रिकमेंड करेगा कि ये एक्सरसाइजेस कर लो, ये फूड इनटेक्स ले लो, एंड देन यू कैन अचीव योर गोल। सही। सो इसके लिए मुझे बता दें कि आपने ये कोर्सेज कर लिए, सो ऑब्वियसली फिर आपके ट्रेनर के पास वो तमाम एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पर्सन टू पर्सन, बिकॉज जो मेरे लिए ट्रेनिंग है, जो मेरे लिए डाइट चार्ट है, वो हर किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ से तो आपको अपने ट्रेनर का इंतखाब लाजमी सोच बूझ के करना चाहिए। ट्रेनर का इंतखाब करते हुए किन चीज़ों को आपने गौर से देखना है? क्वालिफिकेशन, क्योंकि अभी तो हर जगह पर हमें जिम भी नजर आ रहे हैं, ट्रेनर भी नजर आ रहे हैं, सो हमने किस चीज़ को? क्वालिफिकेशन, बॉडी नहीं उसकी देखनी। जो हमारे जो इंप्रेशन हम जाते हैं जाके बॉडी देखते हैं। मेरे कुछ जिम में तो मेरे ट्रेनर से ज़्यादा मेरे सर्वाइवल की बॉडी है। अच्छा। तो इंप्रेस आपने जो दिखता है वो बिकता है असल में ना, लेकिन हमने वो नहीं कहा। हमने देखना है भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, पूछें। अगर वो कहता है मैं सर्टिफाइड, उससे एटलीस्ट पूछें कहाँ से आपने सर्टिफिकेशन की है। अगर बताता है मैंने इस्लाम उसको एक बार जाके नेट पे सर्च करें, देखें कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी उसके वाले कर देनी है। ह्यूमन बॉडी इज नॉट मशीन। एक बार इंजरी होगी तो पूरी लाइफ का हिस्सा है। सही। अच्छा जी, अब ये है कि हम समझते हैं जो ट्रेनर बहुत ज़बरदस्त काम करा रहा है हमें, जो सारा दिन मैक्सिमम एक्सरसाइज करा रहा है, ये होता है अच्छा ट्रेनर क्या? नॉट एग्जैक्टली। एक्सरसाइज उतनी होनी चाहिए जितनी आपको रिक्वायर्ड है, हाँ। ना कि वो एक्सेसिव और आपके ट्रेनर ने डिसाइड करना है। एग्जैक्टली। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो माइंडसेट रगड़े वाला होता है कि इनको रगड़ा लगा दो फिर गोल आएंगे। अब उस रगड़े के चक्कर में अगर आपकी बॉडी में इंजरीज हो रही हैं तो वो फिर लाइफ लॉन्ग आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। फिर आप उसको रिकवर करने के पीछे भागते रहोगे, अपने गोल्स को भूल जाओगे। ऐसे ही है। सो वो रगड़े वाले माइंडसेट से बाहर निकलना। इसीलिए जैसे अभी ज़ुहैब ने कहा कि आपने उसकी बॉडी से इंप्रेस नहीं होना, बिकॉज उसने बॉडी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बनाई है और उसके अपने एक्सपेरिमेंट प्रॉब्ली शायद आप पे काम ना करें। एग्जैक्टली। सो यू नीड टू लुक फॉर अ क्वालिफाइड ट्रेनर जिसको पता हो कि ह्यूमन बॉडी फंक्शन किस तरह से करती है और उसको उसके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअली ट्रीट करे। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी डिफरेंट है, मेरी बॉडी डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ तो बट ये है कि हम एक दूसरे को इम्प्रेस होकर देख लेते हैं, अच्छा फलान का इस तरह से वेट लॉस हुआ है तो उसका ट्रेनर बहुत ज़बरदस्त है। नो डाउट उसकी एफर्ट ज़रूर होगी, बट हर किसी का एक अपना वो होता है बॉडी स्ट्रक्चर भी, और उसको आपके ट्रेनर ने डिसाइड करना होता है कि कैसे लेके चलना है। सो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ट्रेनर का रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, क्लोजिंग का वक्त हो गया, मुझे तो ऐसा लगा भी टाइम ही नहीं गुजरा। चलें जी, कल मुलाकात होगी आपसे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।